हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग एमसीक्यू का दूसरा पार्ट दो नंबर, एक नंबर का पहले हो चुका था और पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। और यह भी एमसीक्यू है जो आईटीआई में जो एग्ज़ाम दे रहा है, सीआईटीएस, वेल्डर इंस्ट्रक्टर या टेक्नीशियन का किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, उसके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह निम्मी बेस्ड क्वेश्चन है जो एक भारत सरकार का जो बुक जो रिलीज करता है उसके आधार पर यह बनाया गया है। आप लोग इसको ज़रूर टच करें और यह क्वेश्चन जो कभी भी आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। अगर इससे बाहर आ गया तो फिर किसी से बनने वाला भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको ज़रूर आपको फॉलो करें। चलिए देखते हैं। देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग पिछले क्वेश्चन सेट में बनाए थे, सेट नंबर 2 का सेट नंबर 1 में, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था जिसको हम इसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। किस पाइप वेल्डिंग स्थिति में पाइप का एक्सिस ज़मीन के लंबवत होता है, ठीक है, ज़मीन के लंबवत होता है। तो देखिए, पाइप जो वेल्डिंग होता है, पाइप वेल्डिंग होता है, आपको पता होगा कि पाइप वेल्डिंग का पोजीशन 4 होते हैं, 1G, 2G, 5G और 6G, ठीक है। तो 4 पोजीशन होता है पाइप वेल्डिंग में। कितने? 4 पोजीशन होते हैं। 4 पोजीशन में जो 1G में है, जो है 1G में क्या होता है कि 1G में इस तरह का पाइप हो गया, ये पाइप हो गया, यहाँ पर वेल्डिंग होता है, ठीक है, वेल्डिंग होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो यह यहाँ ज़मीन हो गया, ज़मीन पर ऐसे रख दिया जाता है। इसमें जो पाइप है वो रोलिंग होते रहता है। क्या होता है? रोलिंग होता है, यानी घूमता रहता है, घूमता है। पाइप क्या होता है कि पाइप घूमता है, पाइप घूमता है, ठीक है, पाइप घूमता है। और वेल्डर स्थिर रहता है। वेल्डर क्या करता है? वेल्डर स्थिर रहता है, वेल्डर स्थिर रहता है, यानी वेल्डर नहीं घूमता है। क्या करता है? पाइप घूमता है। तो पाइप घूमता है और यह फ्लैट पोजीशन में वेल्डिंग होता है। कौन पोजीशन में? फ्लैट पोजीशन में वे वेल्डिंग होता है। क्लियर? अब देखिए, पाइप को एक्सिस किसको बोलते हैं? जो बीच से जो इससे निकलने वाली जो रेखा है, ये बीच से निकलने वाली रेखा को पाइप का एक्सिस बोलते हैं। तो यह देखिए, यह जो एक्सिस निकला, यह जो एक्सिस है और यह ज़मीन है, यह ज़मीन है। तो यह ज़मीन का यह एक्सिस कौन सा सिस्टम माने फॉलो करता है? क्या? तो यह क्या करता है? यह समानांतर है। यह क्या करता है? यह ज़मीन के समानांतर है, समानांतर है। क्या करता है? ज़मीन के समानांतर है। अब दूसरा 2G देखिए, 2G में क्या होगा कि यह इस तरह का पाइप होगा, इस तरह का पाइप खड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमको वेल्डिंग करना है। क्या करना है? वेल्डिंग करना है। यहाँ ज़मीन है, ठीक है। इसका एक्सिस देखिए, इसका एक्सिस इस तरह का, क्योंकि पाइप के बीचों बीच जो आता है, जो लाइन आती है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलेंगे। तो यह एक्सिस हो गया। तो यह एक्सिस जो है ज़मीन के साथ कैसा व्यवहार करता है? तो यह क्या हो गया? यह लंबवत हो गया, लंबवत हो गया। तो यह क्या कर रहा है? तो कौन सा पोजीशन हो गया? 2G में हो गया। 2G में यह क्या होता है? 2G में कौन सा पोजीशन वेल्डिंग होता है? तो यह हो जाएगा क्या? यह हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इसमें वेल्डिंग हो पाएगा। क्लियर? अब इसमें क्या होता है कि पाइप फिक्स होता है, पाइप फिक्स होता है। क्लियर? और वेल्डर घूमता है, घूम घूम के वेल्डर वेल्डिंग करता है। और पाइप क्या होता है? पाइप फिक्स होता है। ओके। और यह कौन सा पोजीशन में वेल्डिंग हो जाएगा? तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में वेल्डिंग हो जाएगा। अब देखिए 5G पोजीशन में, 5G पोजीशन में आपको पोजीशन में भी इस तरह का
होगा, यहाँ ज़मीन रहेगा, यहाँ एक्सिस रहेगा, एक्सिस हो गया। तो एक्सिस, अब इसका एक्सिस देखिए, इसका एक्सिस में क्या है, इसका एक्सिस में इसका और इसका एक्सिस क्या सिस्टम करता है, तो यह समानांतर है, ज़मीन के समानांतर है, ज़मीन के समानांतर है। लेकिन इसमें पाइप जो है, पाइप फिक्स रहता है। इसमें क्या करता है, पाइप रोलिंग घूमता रहता है, लेकिन इसमें पाइप क्या है, पाइप फिक्स रहता है, पाइप फिक्स रहता है, पाइप फिक्स रहता है और वेल्डर घूमता है, वेल्डर घूमता है। लेकिन वेल्डर जो है, इसमें जो वेल्डिंग करेगा वह घूम घूम के वेल्डिंग करेगा। क्लियर। तो वेल्डर घूम घूम के वेल्डिंग करेगा, तो यह इस तरह से ऐसे वेल्डिंग करेगा और उधर से भी वेल्डिंग करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्टिकल आपको हो जाएगा। सभी पोजीशन इसमें वेल्डिंग नहीं होता है, सभी पोजीशन नहीं होता है इसमें कि हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग नहीं हो पाता, हॉरिजॉन्टल तो इसमें होता है, तो हॉरिजॉन्टल इसमें नहीं हो पाता है, यानी सभी पोजीशन इसमें, ऑल पोजीशन वेल्डिंग इसमें नहीं होता है। इसमें एक पोजीशन वेल्डिंग होता है, फ्लैट पोजीशन, इसमें एक पोजीशन वेल्डिंग होता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इसमें भी ऑल पोजीशन नहीं होता है, इसमें फ्लैट ऊपर से करेगा तो फ्लैट हो जाएगा, इधर सामने करेगा तो वर्टिकल हो जाएगा। क्लियर, वर्टिकल, और नीचे से करेगा तो ओवरहेड हो जाएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल इसमें नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, यानी ऑल पोजीशन नहीं होता है, इसमें ऑल नहीं होता है। ऑल नहीं होता है। क्लियर। अब देखिए 6G बताते हैं। 6G में इस तरह का है, यहाँ हमको वेल्डिंग करना है, सपोज यहाँ वेल्डिंग करना है। क्लियर। तो यह 45 डिग्री पर आपको यह इंक्लाइंड झुका रहता है। तो यह जो 45 डिग्री पर झुका रहता है, तो देखिए यह ज़मीन से इसका एक्सिस क्या है, इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड है ना, लंबवत है ना, समानांतर है। लेकिन इसमें ऑल पोजीशन वेल्डिंग हो पाता है, ऑल पोजीशन इसमें वेल्डिंग हो पाता है। क्लियर। तो आप देख लिए कि आपको 1G 2G और 5G 6G में किसके समानांतर कौन हो रहा है, ठीक है, और किसमें वेल्डर घूमता है, किसमें वेल्डर नहीं घूमता है। तो आप देखिए इसमें पाइप रोलिंग करता है, और किसी में भी पाइप रोलिंग नहीं करता है। बस एक ही याद रखिए कि इसमें पाइप रोल करता है, घूमता है, वेल्डर स्थिर रहता है, और सभी में वेल्डर को घूमना पड़ता है। और यह 2G हो जाएगा, यह 5G हो जाएगा, और यह 6G हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए कि हम लोग अब क्वेश्चन पर चले कि इस स्थिति में पाइप का एक्सिस जमीन के लंबवत होता है, किसमें होता है, तो किसमें लंबवत था, तो इसमें लंबवत हो रहा है। ठीक है, इसमें समानांतर हो रहा है, इसमें समानांतर हो रहा है, इसमें इंक्लाइंड हो रहा है। तो आपको क्या आंसर हो जाएगा, 2G इसका फाइनली आंसर हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए, निम्नलिखित में से डीसी वेल्डिंग मशीन का लाभ, देखिए लोअर वर्किंग इफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता कम होना। देखिए जब डीसी वेल्डिंग मशीन पढ़ेंगे तो इसका कार्य क्षमता कम होती ही है, तो कार्य क्षमता कम होती है तो क्या हो जाएगा, लाभ होगा कि हानि होगा, तो ये आपको हानि में आएगा। क्या होगा, हानि हो गया। हायर इनिशियल कॉस्ट यानी अधिक प्रारंभिक लागत कितना होगा, जो शुरू में जो मशीन खरीदते हैं उस समय लागत इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये भी आपको हानि में आ जाएगा। टू वेल्ड बोथ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल यानी फेरस एंड नॉन फेरस मेटल का वेल्डिंग किया जा सकता है। यस, डीसी में क्या होता है कि फेरस और नॉन फेरस का वेल्डिंग किया जा सकता है, तो ये आपको लाभ में आ जाएगा। क्लियर। हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट माने अधिक संचालन लागत जो है, जिसमें जो हम वेल्डिंग करते हैं, जब काम करते हैं मशीन से, तो मशीन का मेंटेनेंस कॉस्ट होता है ना, तो मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें ज़्यादा लगता है। क्लियर ना, तो ये आपको हानि हो जाएगा। तो इसमें लाभ क्या होगा, तो यही लाभ होगा कि फेरस और नॉन फेरस को वेल्डिंग कर पाते हैं। अच्छा, फेरस और नॉन फेरस को वेल्डिंग कर क्यों पाते हैं, इसका क्या कारण है, तो देखिए डीसी में क्या होता है कि पोलरिटी होता है, पोलरिटी होता है। ठीक है, तो पोलरिटी होने के कारण, पोलरिटी जो हम लाभ कर, पोलरिटी दोनों में होता है, एसी और डीसी दोनों में पोलरिटी होता है। ठीक है, लेकिन एसी में क्या होता है कि वह डायरेक्शन हर सेकेंड 50 साइकिल जो है बदलते रहता है, जिसके कारण उसमें उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। और इसमें डीसी में क्या होता है कि 1/11 होता है, डायरेक्शन होता है, जिसके कारण इसका हम लाभ ले पाते हैं। किसमें, पोलरिटी में स्ट्रेट पोलरिटी होता है, स्ट्रेट और रिवर्स। तो रिवर्स में क्या होगा, रिवर्स में डीसी
DC E EP इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, ठीक है। इसमें DC इलेक्ट्रोड निगेटिव। तो इसमें जब स्ट्रेट में आपको इलेक्ट्रोड निगेटिव हो जाएगा, रिवर्स में इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव होता है, जब पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पर आपको रहता है, पॉजिटिव पर 70%, या इसको आप 2/3 बोलिएगा, 2/3 हीट रहता है, और निगेटिव पर 1/3 हीट रहता है, ठीक है। तो 1/3 हीट रहता है और 2/3 हीट रहता है। तो जब हमको फेरस वेल्डिंग करना हो तो उसमें क्या है, हीट ज़्यादा चाहिए, तो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव लेंगे, यानी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव लेंगे। रिवर्स जो है पोलैरिटी में अगर हम वेल्डिंग करते हैं तब कौन सा होगा, फेरस। और नॉन फेरस में क्या चाहिए, नॉन फेरस में हीट कम चाहिए, तो कौन सा यूज़ करेंगे, तो इलेक्ट्रोड निगेटिव करेंगे। सॉरी, एक मिनट। जब फेरस में वेल्डिंग करेंगे तो फेरस में हीट ज़्यादा चाहिए, तो हीट ज़्यादा करने के लिए हमको यहाँ इलेक्ट्रोड स्ट्रेट पोलैरिटी लेना होगा ना, ठीक है। जब फेरस हो जाइए, फेरस के लिए इलेक्ट्रोड निगेटिव लेंगे, तब तो आपको मेटल में हीट ज़्यादा जाएगा। मेटल में मेन चीज़ है कि मेटल को हीट ज़्यादा देना है, तब तो वह गलेगा। तो मेटल को हीट ज़्यादा देना है, यानी इलेक्ट्रोड में हीट कम रखेंगे, तब तो आपको मेटल में ज़्यादा जाएगा। तो फेरस के लिए ये हो गया। और नॉन फेरस के लिए मेटल में क्या है, हीट कम चाहिए। तो मेटल में हीट कम चाहिए तो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रोड में ज़्यादा हीट चाहिए, तो मेटल में हीट कम चाहिए, तो इसलिए इसमें वेल्डिंग हो पाता है। तो देखिए जी, डीसी वेल्डिंग में आपको फेरस नॉन फेरस क्यों हो पाता है, तो पोलैरिटी के कारण वह संभव होता है। क्लियर। चलिए, हमको आशा है कि आप समझ गए होंगे, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोड निगेटिव यानी मेटल में हीट कम, मेटल में हीट ज़्यादा। इलेक्ट्रोड निगेटिव यानी मेटल में हीट ज़्यादा। इलेक्ट्रोड पॉजिटिव यानी मेटल में हीट कम। ओके, आइए, गैस सिलेंडर को खोलने के लिए कौन सा टूल्स उपयोग किया जाता है। गैस सिलेंडर को खोलने के लिए कौन सा टूल्स उपयोग किया जाता है। देखिए, गैस सिलेंडर इस तरह का होता है, यहाँ पे एक आपको कैप लगा रहता है, कैप के नीचे ये इसको खोलना होता है, वॉल्व होता है, सिलेंडर वॉल्व, ठीक है। सिलेंडर वॉल्व होता है, तो सिलेंडर वॉल्व को खोलने के लिए इस तरह का आपको एक चाबी दिखाई देगा। इसी चाबी को इसमें फंस जाएगा, वॉल्व है जो इसमें फंस जाएगा इसमें, और यह खोल दिया जाता है। तो इस तरह का जो है, ये जो है आपको कौन सा कहलाएगा, स्पिंडल की कहलाता है। इसको सिलेंडर की भी आपको सिलेंडर की भी नाम कहीं कहीं रहेगा ऑप्शन में, तो सिलेंडर की भी कह सकते हैं और स्पिंडल की भी कह सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक नाम हो गया स्पिंडल की, लेकिन बोलचाल की भाषा में उसको सिलेंडर की कहा जाता है। तो कभी लिखा हुआ मिल जाए सिलेंडर की, तो यही सिलेंडर की से या स्पिंडल की से इसको खोला जाता है। इसको खोलना कितना है, ये होता है ना कि हाँ हम खोल रहे हैं, लगातार खोलिए रहे हैं, तो नहीं, इसमें है कि 1 राउंड खोला जाता है, यानी यहाँ से शुरुआत किए, ऐसे घुमा करके यहाँ पर बस 1 राउंड खोल करके हो गया, उससे ज़्यादा नहीं खोलना होता है। तो कितना खोलना पड़ता है, 1 राउंड, एक राउंड इसको खोलना है। क्लियर। एलन की भी इस तरह का होता है, एलन की देखे होंगे, एलन की इस तरह का एलन की होता है। क्लियर। और डबल इंडेंट स्पिनर तो देखे हैं, जो चाबी से हम लोग कल का नट बोल्ट वगैरह चाहे किसी मशीन का नट बोल्ट खोलते हैं, वो डबल इंडेंट स्पिनर होता है। ओके, चलिए, आइए नेक्स्ट देखते हैं। वेल्डर की क्षमता जांचने के लिए कौन सा प्रमाण उपयोग किया जाता है। देखिए, WPS, PQR, वेल्डर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, प्रोसीड्योर क्वालिफिकेशन। देखिए, वेल्डर प्रोसीड्योर
स्पेसिफिकेशन, वेल्डर प्रोसीड्योर स्पेसिफिकेशन। देखिए इसमें क्या है, इसमें होता क्या है, इस किसके लिए होता है, तो इसमें होता है कि वेल्डिंग रिटेन इंस्ट्रक्शन होता है, इसमें वेल्डिंग का रिटेन इंस्ट्रक्शन होता है, यानी वेल्डिंग कैसे करना है, क्लियर, वेल्डिंग कैसे करना है उसका इसमें उसका इंस्ट्रक्शन होता है, जो वेल्डर प्रोसीड्योर स्पेसिफिकेशन में। ठीक है, इसको देखिए कि प्रोसीड्योर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड, ये जो है प्रोसीड्योर, आपको यहाँ लिख देते हैं प्रोसीड्योर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। तो इसमें क्या है, इसमें आपको टेस्ट रहता है, टेस्ट का रिकॉर्ड जो है, टेस्ट जो भी वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग का जो टेस्ट होता है, तो टेस्ट का रिकॉर्ड जो है यहाँ पर होता है, किसमें होता है, PQR में, प्रोसीड्योर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड में। इसमें क्या होता है, क्या रहता है, इसमें रहता है टेस्ट, माने टेस्ट जो भी किया जाता है, वेल्डर जो वेल्डिंग करते हैं उसके बाद जो टेस्ट किया जाता है, वह टेस्ट जो है इसी रिकॉर्ड में रहता है, प्रोसीड्योर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड में। इसमें क्या होता है, वेल्डर प्रोसीड्योर स्पेसिफिकेशन में इसमें होता है कि वेल्डिंग कैसे करना है, उसका इंस्ट्रक्शन रहता है, क्लियर। अब देखिए प्रोसीड्योर वेल्डर प्रोसीड्योर क्वालिफिकेशन, वेल्डर प्रोसीड्योर क्वालिफिकेशन, वेल्डर प्रोसीड्योर क्वालिफिकेशन, वेल्डर प्रोसीड्योर क्वालिफिकेशन, यानी इसमें जो है, इसमें क्या किया जाता है कि जो आप यह इंस्ट्रक्शन था, वह इंस्ट्रक्शन था, तो आपने वो इंस्ट्रक्शन को कैसे फॉलो किया, कितना फॉलो किया, बात समझ में आ रहा है कि आपने इसको इस इंस्ट्रक्शन को आपने कितना फॉलो किया, वह आपको आता है वेल्डर प्रोसीड्योर क्वालिफिकेशन में। यानी यह हो गया आपका इंस्ट्रक्शन, एक नंबर हो गया इंस्ट्रक्शन, दूसरा नंबर हो गया आपने कितना फॉलो किया, इसको हम ले लेते हैं दूसरा नंबर में, इसका नंबर ले लेते हैं दूसरा नंबर में कि कितना आपने फॉलो किया, क्लियर, माने इंस्ट्रक्शन आया, इंस्ट्रक्शन को आपने कितना फॉलो किया, फिर इंस्ट्रक्शन के जब फॉलो कर लिए तो फिर आपने जॉब वेल्डिंग कर दिए, वेल्डिंग टेस्ट किए, तो ये हो गया आपको टेस्ट, तीसरा नंबर कि टेस्ट, आप वेल्डिंग का टेस्ट होगा ना, तो वह टेस्ट हो गया, टेस्ट हो जाएगा। अब आपको चौथा हो गया वेल्डर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। वेल्डर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में आपका स्किल, वेल्डर का स्किल मापा जाता है। बस इस चारों को आपको क्या ध्यान रखिए, इसी चारों में से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन आता है, क्लियर, यह निम्मी बेस है। आप देखिए जब इसमें है आपको क्या होता है कि स्किल की देखा जाता है, वेल्डर का स्किल, इसमें क्या हो जाएगा, वेल्डर का स्किल, क्लियर। तो वेल्डर का स्किल आपको जानना है, तो यह आपको लास्ट हो गया चौथा पॉइंट ये हो गया, यह हो गया तीसरा पॉइंट, ये हो गया एक पॉइंट, ये हो गया 2 पॉइंट। तो इस तरह से आप सीरियल भी कर लीजिएगा और इस तरह से इसको आप एक एक पॉइंट को आपके दिमाग में चला गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो हाँ, तो इसमें कौन सा प्रमाण देखता है वेल्डर के क्षमता जांचने का, तो स्किल ये हो गया, स्किल इसमें देखा जाता है, क्षमता स्किल देखा जाता है, तो स्किल किस में जाता है, तो यह वेल्डर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में, ओके। आइए अब चलते हैं GMAW में पतली धातु के वेल्डिंग के लिए कौन सा इनर्ट गैस का उपयोग किया जाता है। देखिए GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, क्लियर, क्या बोलेंगे, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, इसका फुल फॉर्म हो गया। इसमें जो गैस यूज होता है वह तीन तरह के यूज होता है। एक होता है इनर्ट रिएक्टिव और ये होता है मिक्स, ठीक है। मिक्स यानी 3 तरह का इसमें यूज किया जाता है, इनर्ट गैस,
रिएक्टिव गैस और मिक्स गैस। क्लियर। तो रिएक्टिव में इनर्ट में जो है आपको ऑर्गन और हीलियम, ऑर्गन और हीलियम, ऑर्गनम हीलियम, दो तरह के इनर्ट गैस में दो तरह के यूज किए जाते हैं। इसमें आपको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यानी रिएक्टिव गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, इनर्ट गैस में ऑर्गन और हीलियम, और मिक्स गैस में ऑर्गन प्लस ऑक्सीजन, ऑर्गन प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। ऑर्गन प्लस ऑक्सीजन, यह ऑर्गन प्लस CO2। ये इतना चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि GA में W में कौन कौन से गैस उपयोग किए जाते हैं। तो इनर्ट में ये दोनों, रिएक्टिव में ये हो गया, मिक्स में ऑर्गन ऑक्सीजन और ऑर्गन CO2। क्लियर। इस CO2 में आपको माइल्ड स्टील का वेल्डिंग होता है, माइल्ड स्टील का वेल्डिंग किया जाता है। ऑक्सीजन देते हैं तो SS का वेल्डिंग किया जाता है, स्टेनलेस स्टील का वेल्डिंग किया जाता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग क्यों किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही सस्ता होता है, ठीक है। सस्ता होने के कारण इसका उपयोग ज़्यादा होता है। इसमें डीप पेनिट्रेशन होता है, डीप पेनिट्रेशन होता है, पेनिट्रेशन होता है। तो इसमें डीप पेनिट्रेशन आपको जब भी देखिएगा, जब CO2 जब यूज होगा तो इसका नाम हो जाएगा मैग वेल्डिंग। क्या नाम हो जाएगा? मैगमीग। सुने होगा नाम मैगमीग। तो मैग जब CO2 उपयोग होगा तो इसका हो जाएगा नाम मैग वेल्डिंग। जब इनर्ट गैस उपयोग होगा तो इसका नाम हो जाएगा मिग वेल्डिंग। क्लियर। मिग वेल्डिंग। अब देखिए कि इसमें जो ऑर्गन और हीलियम है, तो पतला के लिए ऑर्गन और मोटा के लिए हीलियम। ये याद रख लीजिए कि जब इनर्ट गैस में पतला के लिए ऑर्गन और मोटा के लिए हीलियम का उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड से माइल्ड स्टील की वेल्डिंग ज़्यादा होती है, माइल्ड स्टील की ज़्यादा वेल्डिंग होती है और यह सस्ता होता है। क्लियर। इसलिए आपको ऑर्गन बहुत कम दिखाई देगा, बहुत ही क्वालिटी वेल्डिंग करना होगा तभी आपको ऑर्गन लेता है, नहीं तो CO2 वेल्डिंग का नाम सुने होंगे ना कि CO2 वेल्डिंग यही होता है। CO2 वेल्डिंग यही GA में W में आपको जब रिएक्टिव गैस का उपयोग किया जाएगा तो वह CO2 वेल्डिंग हो जाएगा। अधिकतर आप नाम सुनेंगे CO2 वेल्डिंग। क्लियर। चलिए, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? आपका आंसर ऑर्गन हो जाएगा। यानी पतला मेटल के लिए ऑर्गन, मोटा मेटल के लिए हीलियम। और कौन कौन सा उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जो रिएक्टिव है। मिक्स में तो ऑर्गन और ऑक्सीजन, ऑर्गन और CO2। क्लियर। ऑक्सीजन SS का वेल्डिंग के लिए, CO2 माइल्ड स्टील के वेल्डिंग के लिए। चलिए, आइए ऑक्सीडेटिव फ्लेम कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, हम लोग फ्लेम का चैप्टर पढ़े थे, आपको याद होगा। तो ऑक्सीडेटिव फ्लेम जो है 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर। 3 प्रकार के कौन कौन होता है? हो जाता है तो आपको कार्बोराइजिंग, न्यूट्रल, ऑक्सीडाइजिंग। 3 प्रकार के होगा, कार्बोराइजिंग, न्यूट्रल, ऑक्सीडाइजिंग। ये छोटा सा, ये जो है ये छोटा सा आपको कार्बोराइजिंग में तीन लेयर दिखाई देगा। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। एसिटिलीन फेदर इसी को बोलते हैं, एसिटिलीन फेदर। ठीक है, एसिटिलीन फेदर इसी को बोलते हैं। ये पिछला वाला को इनर कौन हो गया, ये आउटर लेयर हो गया। आपको न्यूट्रल में ये गोल होगा, यहाँ ये भी गोल होगा, ये भी गोल होगा। तो ये थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। तो ये आपको क्या होगा? न्यूट्रल पहचानिएगा। इसको क्या हो गया? न्यूट्रल पहचानिएगा। और तीसरा में कोना वाला होगा, ऑक्सीडाइजिंग। कोना वाला क्या होगा? जैसे ही इनर कोना, आपको कोना का नुकीला दिखाई दे रहा है तो हो जाएगा आपको ऑक्सीडाइजिंग। जो यह गोल दिखाई दे रहा है 2 पार्ट में है, ये हो गया न्यूट्रल। 3 पार्ट में दिखाई दे रहा है तो ये हो गया कार्बोराइजिंग। अंडरस्टैंड।
आपको इसका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जो निम्मी बुक बताता है वह 3100 से 3300 होता है। 3100 से 3300 आपको क्या होगा, इसका आपको 3100 दिखेगा, 3100, इसको 3200, इसका 3300। क्लियर? इस तरह से आपका जो है टेम्परेचर आपको पता चलेगा। तो वह कितने प्रकार के हो गए? तो यह 3 प्रकार के हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए कौन सा टूल का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए देखिए, ये मशीन हो गया, ठीक है, मशीन हो गया, ये जॉब हो गया, ठीक है, जॉब में यह अटैच हो गया। यहाँ पे आपको इस तरह का एक मिलेगा, एक तरह का एक यंत्र मिलेगा, ठीक है, टूल्स मिलेगा जो इलेक्ट्रोड को पकड़ता है। क्लियर? तो इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए इसको क्या नाम हो गया? इलेक्ट्रोड होल्डर। इलेक्ट्रोड होल्डर, इलेक्ट्रोड होल्डर इसका नाम हो जाएगा। इसको पकड़ने के लिए क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड होल्डर। अगर इसको यहाँ पर पकड़ना है, ये जॉब है ना, ये जॉब को जो एक तार आया, इधर से नेगेटिव आइए या पॉजिटिव दीजिए, कोई भी दीजिए, या आप एसी है तो कोई भी तार दे दीजिए। तो इसको पकड़ने के लिए क्या बोलेंगे? अर्थ क्लैम्प, अर्थ क्लैम्प, इसको क्या बोलेंगे? अर्थ क्लैम्प। अब देखिए, इसको भी तो यहाँ पकड़ने के लिए कुछ लगाया जाता होगा, इसको पकड़ने के लिए, इसको अटैच करने के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं? केबल लग, ठीक है। तो इसको पकड़ने के लिए केबल लग याद रखना है। यहाँ पर इसको अटैच करने के लिए केबल लग, इसको अटैच करने के लिए अर्थ क्लैम्प, इलेक्ट्रोड को अटैच करने के लिए इलेक्ट्रोड होल्डर। अंडरस्टैंड? चलिए, तो आपको कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए तो इलेक्ट्रोड होल्डर इसमें। आइए, WPS, अभी हम लोग इसका चर्चा कर लिए हैं। WPS वेल्डर प्रोसीड्योर स्पेसिफिकेशन। क्या होगा? वेल्डर प्रोसीड्योर स्पेसिफिकेशन। इसमें होता क्या है बताइए पहले। आप लोग अभी पढ़ लिए हैं कि वेल्डर प्रोसीड्योर स्पेसिफिकेशन में क्या होता है? तो रिटन इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन होता है जो वेल्डिंग किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है कि आपको कैसे वेल्डिंग करना है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट चलिए, इसको तो अब विस्तार से हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए, PQR प्रोसीड्योर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। क्या हो जाएगा ये? प्रोसीड्योर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। तो प्रोसीड्योर रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड जैसे लास्ट में रिकॉर्ड रहेगा तो कौन हो जाएगा? किस चीज़ का हो जाएगा? टेस्ट का हो जाएगा, टेस्ट का। तो प्रोसीड्योर में क्या होता है? प्रोसीड्योर में जब प्रोसीड्योर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड में टेस्ट की चीज़ों को रखा जाता है। तो आपको कहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा? देख लीजिए, प्रोसेस क्वालिटी रिपोर्ट, प्रोसीड्योर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड, यही प्रोसीड्योर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड इसका आंसर हो गया। इसमें रखा क्या जाता है ये आपको ध्यान रखना है, टेस्ट, ठीक है। इसके पहले वाले में इंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद वेल्डर प्रोसीड्योर क्वालिफिकेशन, हाँ वेल्डर प्रोसीड्योर क्वालिफिकेशन, उसमें क्या होता है कि वेल्डर जो है किस तरह से करता है उसका उसमें आ जाता है। चलिए, आइए, स्ट्रेंथ जांचने के लिए स्ट्रेंथ जांचने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? कौन सा टेस्ट किया जाता है? देखिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है, टेंसाइल टेस्ट जो है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी नाम सुने होंगे, कोई टेस्ट पढ़ते होंगे तो टेंसाइल स्ट्रेंथ नाम सुने हैं। तो ये स्ट्रेंथ यहाँ पर दिख रहा है। स्ट्रेंथ जांचने के लिए आपको कौन सा? टेंसाइल स्ट्रेंथ की आपको ज़रूरत होती है। देखिए, विजुअल टेस्ट में आपको कौन कौन चीज़ दिखाई देगा? कौन चीज़? तो क्रैक आपको विजुअल देख सकते हैं, स्पेटर वह विजुअल देख सकते हैं, अंडरकट वह आपको अंडरकट, ये सब जो है क्या है? विजुअल आप देख सकते हैं। तो इसके देखने के लिए, ये सब को देखने के लिए आपको अंडरकट हो गया, अंडरकट, स्पेटर,
स्पेटर, उसके बाद अंडरकट, स्पेटर, क्रैक, ठीक है। ये सब जो है आपको विजुअल दिखेगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, इम्पैक्ट टेस्ट, इम्पैक्ट माने झटका सहने के लिए या झटका सहने के लिए है। झटका सहने के लिए इम्पैक्ट टेक आपको 4P इम्पैक्ट वगैरह चैप्टर में पढ़े होंगे। यहाँ पर एक मेटल रख दिया जाता है, यहाँ वेल्डिंग किया हुआ है, ठीक है, वेल्डिंग किया हुआ है, और इस तरह से यहाँ से इस तरह का लोहा एक गिराया जाता है, इस पर गिराया जाता है, ठीक है, और इस झटका से इसको चोट दिया जाता है, टूट जाएगा तो फिर झटका सहने लायक नहीं हुआ। क्लियर। बेंड टेस्ट की डक्टिलिटी चेक की जाती है, डक्टिलिटी चेक इसमें क्या जाता है, बेंड टेस्ट में क्या होता है कि डक्टिलिटी चेक किया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आइए, कौन सा प्रक्रिया भंगुरता कम करती है। देखिए कौन सा प्रक्रिया भंगुरता कम करती है। भंगुरता, तो भंगुरता कम करती है आपको टेम्परिंग। टेम्परिंग क्या करती है, भंगुरता कम करती है। भंगुरता कम करती है, ठीक है, भंगुरता कम करती है। और इसका क्या करता है, यह जो क्या करता है, यह हार्डनिंग बढ़ाता है, हार्ड करता है, और ना एनिलिंग नॉर्मल करता है, इसको आपको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट करता है, इसको सॉफ्ट करता है, एनिलिंग जो है वह सॉफ्ट करता है। यह जो है आपको जो स्ट्रक्चर को रीगेन करता है, रीस्ट्रक्चर करता है। जो किसी भी जो आपको मेटल हुआ, मेटल में ये स्ट्रक्चर होता है ना, ये छोटा, तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलता है, नॉर्मलाइजिंग में उसको रीअरेंज करता है। तो आपको सारा इसमें चारों को आपको समझ में आ गया होगा। हार्डनिंग जो हार्ड करता है, यह भंगुरता बढ़ाता है, यह सॉफ्ट करता है, सॉफ्टनेस बढ़ाता है, और यह क्या करता है, नॉर्मलाइजिंग जो है वह क्या करता है, उसके स्ट्रक्चर को रीअरेंज करता है। क्लियर। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, टेम्परिंग हो जाएगा। ओके, आइए कौन सा वेल्डिंग प्रक्रिया में आर्क दिखाई नहीं देता है। देखिए आर्क दिखाई नहीं देता है, आर्क किस में दिखाई नहीं देगा, तो आर्क नहीं दिखाई देगा। आप एक एक करके हम लोग देखते हैं। GMAW में आर्क कहाँ बनता है, तो बेस मेटल प्लस इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, तो बेयर इलेक्ट्रोड होता है, बेयर वायर होता है, वेयर वायर मानी कोटेड नहीं होता है, नंगा तार होता है, लेकिन कोटेड होता है। कौन सी का कोटेड होता है, कॉपर कोटेड होता है, कॉपर कोटेड और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड होता है। क्लियर। तो बेस मेटल पे बनता कहाँ है, किसके बीच बनता है, तो वेयर वायर होता है, जिस पर कॉपर का कोटिंग किया रहता है। कॉपर का ये जो वेयर वायर होता है, नंगा तार होता है, जिस पर कॉपर का कोटिंग किया रहता है, वह कंज्यूमेबल होता है, यानी खपत होने वाला होता है। क्या होता है, खपत होने वाला, खर्च होने वाला इलेक्ट्रोड होता है। अब इसमें देखिए, तो इसमें भी बेस मेटल हीट मिलता है। बेस मेटल पर किससे, तो फ्लेम से। क्लियर। फ्लेम से, बेस मेटल पर किससे होता है, फ्लेम से बनता है। SMA में देखिए, SMA में बेस मेटल प्लस किस पे आर्क बनता है, बेस मेटल और इलेक्ट्रोड होता है, तो कोटिंग किया हुआ फ्लक्स कोटिंग इलेक्ट्रोड होता है, फ्लक्स कोटिंग इलेक्ट्रोड होता है। फ्लक्स को आप एक और बात हम समझाना यहाँ पर मिस हो गया। देखिए फ्लक्स, इसमें जो है फ्लक्स यूज किया जाता है, फ्लक्स जो यूज किया जाता है, चाहे इसको जो सेफ्टी करने के लिए जो यूज किया जाता है, तो इसमें तो गैस यूज किया जाता है। तो जैसे ही आर्क बनेगा, गैस को आपको
आर्क को गैस तो ढक नहीं सकता है, क्योंकि वही ना उसको सेफ्टी करता है, आर्क को भी ढक के रखता है। तो आर्क को कौन ढकेगा? आर्क को कौन ढकता है? आर्क जो बन जाता है मेटल को ढकता है, तो गैस तो आपको सेफ्टी उसको दिखाई देगा गैस में। ये तो आपको गैस वेल्डिंग का है, तो इसमें आर्क की बात। अब इसमें देखिए बेस मेटल फ्लक्स कोटिंग इलेक्ट्रोड होता है। तो देखिए इसका जो फ्लक्स होता है, वह फ्लक्स जो मोल्टेन मेटल होता है उसको सेफ्टी करता है, और ऊपर में आपको धुआं उठता है। मोल्टेन मेटल को क्या, ये फ्लक्स आपको सेफ्टी करता है। लेकिन आर्क को सेफ्टी करने के लिए इसी में से धुआं निकलता है, फ्लक्स में से धुआं निकलता है। वही जो धुआं है, वही जो गैस है, वह गैस आपको आर्क को सेफ्टी करता है। क्लियर? मोल्टेन मेटल को सेफ्टी करने के लिए आपको फ्लक्स हो गया, और आर्क को सेफ्टी करने के लिए उसमें से गैस निकलता है। तो जब गैस निकलता है आर्क को सेफ्टी करने के, फिर भी आपको आर्क दिखाई ही देगा। क्लियर ना? तो भी यहाँ दिखाई देने वाला हो जाएगा। अब देखिए एस समर्ज आर्क वेल्डिंग हुआ, इसको समर्ज आर्क वेल्डिंग। इसमें जो है आर्क बनता है बेस मेटल प्लस वेयर वायर कॉपर कोटेड इलेक्ट्रोड होता है। इसमें कॉपर कोटेड इलेक्ट्रोड के बीच बेयर वायर होता है, जो नंगा तार होता है। इसमें बेयर वायर नहीं होता है, इसमें फ्लक्स कोटिंग किया रहता है इलेक्ट्रोड पर। इसमें भी कोटिंग रहता है, लेकिन इसको बेयर वायर ही कहेंगे, क्योंकि ऊपर पतला लेयर होता है के ऊपर कॉपर का पतला लेयर होता है। तो बेयर वायर जिस पर कॉपर कोटिंग किया होता है। इसमें जो यूज होता है जो फ्लक्स, जिसको सेफ्टी करने के लिए, तो वह दानेदार फ्लक्स होता है। दानेदार फ्लक्स होता है। कौन होता है? दानेदार फ्लक्स होता है। तो जब दानेदार फ्लक्स होगा उसको ढकने के लिए, तो फिर तो हमको वह दिखाई नहीं देगा आर्क। तो यही है जो समर्ज आर्क वेल्डिंग में आपको जब दानेदार फ्लक्स का उपयोग करते हैं, अलग से फ्लक्स का उपयोग होता है। क्लियर? इसमें भी अलग से फ्लक्स से हुआ है। इसमें सेफ्टी करने के लिए तो गैस का उपयोग किया जाता है, अलग से सेफ्टी करने के लिए। इसको सेफ्टी करने के लिए फ्लक्स का उपयोग किया जाता है, लेकिन दानेदार होता है जो आपको आर्क को ढक के रखता है। क्लियर? इसमें क्या होगा कि आर्क लगने की संभावना बहुत कम होती है। यह मोटा मेटल को वेल्डिंग करने में उपयोग किया जाता है। इसी में आपको स्टील वूल की जब चर्चा किए थे हम लोग, स्टील वूल आयरन पाउडर, जिसमें आर्क बनाने के समय उपयोग किया जाता है। तो जब इसका आर्क स्टार्ट कैसे होता है, वही स्टील वूल की सहायता से यह आर्क स्टार्ट होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए, इस वेल्डिंग दोष में सतह पर पिन होल मिलता है। देखिए इस तरह का हॉल, अगर छोटा छोटा हॉल दिखाई देता है, पिन हॉल होता है। जब छोटा छोटा होता है, इधर बहुत मोटा कर दिया है हम, ठीक है, लेकिन बहुत छोटा होता है, पिन हॉल होता है। पिन जैसा होता है ना, स्टेपनी पिन वगैरह होता है, उस पिन जैसे हॉल होता है। तो यह हॉल होता है किसमें? यह हॉल होता है आपको पोरोसिटी में। पोरोसिटी जब होगा, पोरोसिटी होगा तो पोरोसिटी में आपको छोटा छोटा पिन हॉल हो जाता है। पिन हॉल होता क्यों है? तो क्योंकि इसमें जो बाहर के कंटामिनेशन जो है, क्योंकि आर्क वेल्डिंग जब करते हैं, एसएमडब्ल्यू करते हैं या कोई वेल्डिंग करते हैं, तो हो सकता है सेफ्टी तो करता ही है, गैस से सेफ्टी रहता ही है, ठीक है, कि बाहर का इसमें इंटर नहीं करे। लेकिन अंदर में हो सकता है कभी सफाई कम रहा हो, ग्रीस हो, कुछ ऐसा हो, जंग लगा हो, तो सफाई कम रहता है, इसी कारण वह गैस बन के इसमें फंस जाता है। क्लियर? और जब ठंडा होने के समय वह छोटा छोटा बूंदा होकर के बाहर निकलता है, तो वही पिन होल हो जाता है। क्लियर? तो इसको पोरोसिटी बोलते हैं। बर्न थ्रो किसको बोलते हैं? जब आप वेल्डिंग करते होंगे तो ज़्यादा वोल्टेज होने के कारण या ज़्यादा देर तक आप इलेक्ट्रोड को रख देते हैं, जिस कारण ये जल के बाहर निकल जाता है, ये जल के बाहर चला जाता है, तो इसको बोलते हैं बर्न थ्रो। ब्लो हॉल यानी बड़ा जो हॉल होगा तो उसको बोलेंगे ब्लो हॉल। क्लियर? स्पेटर किसको बोलते हैं? तो यहाँ पर जो छीटा उड़ के पड़ता है मीटर पर जो छीटा उड़ के पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पेटर बोलते हैं। स्पेटर ज़्यादा स्पेटर किस में होता है? लॉन्ग आर्क लेंथ में ज़्यादा स्पेटर होता है। लॉन्ग आर्क रहेगा तो ये यहाँ छीटा उड़ के बाहर पड़ेगा। क्लियर? चलिए आइए,
आपको देखिए चित्र में दिखाए गए सफाई का नाम लिखना है। सफाई का नाम देखिए, सफाई जो होता है, क्लीनिंग जो होता है, क्लीनिंग यानी सफाई। सफाई होता है जब हम किसी वेल्डिंग को करते हैं, वेल्डिंग करने से पहले जॉब का सफाई किया जाता है। तो जॉब का सफाई जो होता है वह दो तरह से होता है। क्लियर? कौन कौन तरह से होता है? तो एक होता है केमिकल, एक होता है मैकेनिकल। केमिकल, मैकेनिकल, मैकेनिकल, केमिकल और मैकेनिकल। तो केमिकल में क्या क्या साफ़ किया जाता है? केमिकल में क्या किया जाता है? ऑयल माने तेल जो हो गया, ग्रीस हो गया, इसमें क्या होगा? तेल और ग्रीस साफ़ करने। पेंट हो गया, पेंट जो ब्रश से नहीं साफ़ हो पाता है पेंट, उस पेंट की बात करें। ब्रश से साफ़ हो गया तो फिर पेंट खत्म हो गया। तो ये जो इस तरह का जो है सिस्टम जो है आपको केमिकल सफाई में किया जाता है। क्लियर? मैकेनिकल में कौन चीज़ होता है? मैकेनिकल में देखिए ब्रशिंग हो जाएगा, ब्रशिंग, ग्राइंडिंग, ठीक है, ग्राइंडिंग, फाइलिंग, फाइल से भी साफ़ किया जाता है, फाइलिंग। तो ब्रश से साफ़ किया जाए, ग्राइंडिंग से साफ़ किया जाए, फाइल से साफ़ किया जाए, आपको किसी तार से, वायर ब्रश से साफ़ किया जाए। हाँ, ब्रश में आ जाएगा, वायर ब्रश हो, जैसा भी हो, तो उस तरह के साफ़ किया जाए। तो यह ब्रश का साफ़ हो, ग्राइंडिंग हो, फाइलिंग हो, तो इसमें आपको क्या कहेंगे? इसे मैकेनिकल विधि का उपयोग किया जाता है। आप देखिए ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ कपड़ा से केमिकल इस पर लगाया जा रहा है। ठीक है, ये कपड़ा ये जो इसे पकड़ करके ये केमिकल में डुबाया जा रहा है। तो कौन सा क्लीनिंग हो गया? ये केमिकल क्लीनिंग हो गया। कौन सा क्लीनिंग? केमिकल क्लीनिंग। अब देखिए ये ब्रश से साफ़ क्या कर रहा है? ब्रश से साफ़ कर रहा है। ये वायर जो होता है, बर्तन मांजते हैं नहीं हम लोग, वायर स्पूल या कुछ बोलते हैं, वायर स्पूल, उससे इसको साफ़ कर रहा है। तो यह कौन सा मेथड हो गया? ये दोनों। तो ये दोनों हो गया आपको मैकेनिकल मेथड। ठीक है, मैकेनिकल का आपको ब्रशिंग हो जाएगा, ये ब्रशिंग कर रहा है। ग्राइंडिंग माने ग्राइंडर से साफ़ करने को ग्राइंडर बोलते हैं। क्लियर ना? मैकेनिकल विधि यानी टोटल ये तो मैकेनिकल विधि हो ही गया। क्लियर? तो इस तरह से आपको जो है मैकेनिकल यांत्रिक विधि, शुद्ध हिंदी भी लिखना जरूरी नहीं है, तो शुद्ध हिंदी के चक्कर में फिर एग्ज़ाम निकल जाएगा। इसलिए कुछ आपको इंग्लिश भी जानना जरूरी है। जो टर्म टेक्निकल टर्म है उसको जानना जरूरी है। आप देखिए ब्रश जो है इसमें आपको जब माइल्ड स्टील का उपयोग कर रहे हैं, फेरस मेटल का उपयोग कर रहे हैं, फेरस मेटल का जब सफाई कीजिएगा ब्रश से तो इसका माइल्ड स्टील का ब्रश होगा। जब नॉन फेरस का कीजिएगा, नॉन फेरस का कीजिएगा तब एसएस का ब्रश उपयोग किया जाता है। ये ध्यान रखना है कि हम माइल्ड स्टील के लिए या नॉन फेरस के लिए कौन सा? एसएस। फेरस के लिए तो माइल्ड स्टील का वायर उपयोग किया जाता है। अंडरस्टैंड? चलिए आइए, तांबे का गलनांक कितना होता है? कॉपर का गलनांक आपको 1083 होगा, 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, देखिए कॉपर जो है, कॉपर आपको 5 प्रकार के हो जाता है। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ग्रे कॉपर, वाइट कॉपर, ठीक है, और मेलेबल कॉपर, एक होता है नोडुलर कॉपर, नहीं, गलत हो गया। इलेक्ट्रोलाइट कॉपर, ठीक है, कॉपर। और होता है डी ऑक्सीडाइज कॉपर, डीऑक्सीडाइज कॉपर। क्लियर? डीऑक्सीडाइज। अब इसको है
ये जो है, ये जो आपको 99.9% शुद्ध होता है, शुद्ध होता है। क्लियर। तो आपको इसको इलेक्ट्रोलाइट कॉपर को वेल्डिंग, आप जो शुद्ध जो वेल्डिंग कहेगा कि हाँ 100% या 99% जो शुद्ध जो कॉपर है उसका वेल्डिंग करना है, तो यह वेल्डिंग नहीं हो पाता है, वेल्डिंग नहीं होता है। क्लियर। और डीऑक्सीडाइज, इसमें फास्फोरस मिलाया जाता है, फास्फोरस मिक्स किया जाता है, फास्फोरस मिक्स किया जाता है। तो फास्फोरस मिक्स करेगा तो आपको डीऑक्सीडाइज कॉपर ही आपको वेल्डिंग कर सकते हैं। तो डीऑक्सीडाइज इलेक्ट्रोलाइट कॉपर को आप वेल्डिंग नहीं कर पाइएगा, आपको वेल्डिंग करना होगा तो डीऑक्सीडाइज कॉपर, उसमें क्या मिलाया जाता है, तो फास्फोरस मिलाया जाता है। फास्फोरस मिला करके ही इसको वेल्डिंग लाइट बनाया जाता है। जैसे कि आप सोना हो गया, सोना को आप डायरेक्ट किसी भी आभूषण में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उसमें चांदी मिलाना ही पड़ता है। अगर कहेगा कोई कि नहीं हम शुद्ध सोना दे रहा हूँ, तो गलत कह रहा है, ठीक है, क्योंकि शुद्ध सोना का आपको बनाया ही नहीं जा सकता है आभूषण। उसी प्रकार के कॉपर का, शुद्ध कॉपर का वेल्डिंग किया ही नहीं जा सकता है। तो ये लोग दो याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा इसमें कि इलेक्ट्रोलाइट कॉपर और डीऑक्सीडाइज कॉपर। क्लियर। अब इसमें आपको फास्फोरस मिला करके इसको वेल्डिंग किया जाता है। इसका टेम्परेचर है 1083। और चलिए इसको नेक्स्ट चलते हैं। आइए, कौन सी प्रक्रिया है जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच आर्क बनता है। देखिए आर्क बनता है, हम लोग इसी क्लास में डिस्कस कर लिए थे कि आर्क जो है कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रक्रिया में बनता है। जैसे कि देखिए MMW में कर लिए थे, जिसको हम SMW उसमें लिखा हुआ था, वहाँ यहाँ पर SMW लिखा हुआ था, यहाँ MMW लिखा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। तो इसमें हम लोग क्या चर्चा किए थे कि बेस मेटल एंड फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड के बीच बनता है। फ्लक्स कोटेड यानी कोटेड होता है, फ्लक्स कोटेड होता है, यानी वेयर वायर नहीं होता है, फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का उसमें उसके बीच बनता है। और वह कंज्यूमेबल होता है, खपत होने वाला होता है, क्योंकि उसमें वह खपत हो जाता है। क्लियर। मिग वेल्डिंग में अब बताइए, मिग वेल्डिंग में कौन सा गैस उपयोग होगा, याद आ रहा है? मिग वेल्डिंग में, क्योंकि इसमें आई है ऑर्गन या हीलियम का उपयोग होगा। क्लियर। हीलियम का उपयोग, ऑर्गन या हीलियम का उपयोग होगा। SAW समर्ज आर्क वेल्डिंग हो गया, समर्ज आर्क वेल्डिंग भी हम देख चुके थे कि वह आर्क छुपा हुआ है, मंजूर है, लेकिन उसका इलेक्ट्रोड खपत होने वाला होता है। क्लियर। अब आइए टिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड कौन सी का होता है, इलेक्ट्रोड होता है टंगस्टन का उपयोग होता है, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड उपयोग किया जाता है। क्लियर। कौन सी का, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। और यह जो टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, तो इसमें यह गलता नहीं है, कंज्यूमेबल नहीं है। इसके लिए फिलर मेटल जो है, फिलर मेटल जो है अलग से दिया जाता है, अलग से दिया जाता है। फिलर मेटल अलग से क्यों दिया जाता है, क्योंकि गलता नहीं, जो ये गल रहा है, ये जो खपत हो रहा है, तो खपत होकर उसमें फिल हो रहा है, ठीक है। जब वेल्डिंग करते हैं तो कुछ गड्ढा रहता है, कुछ भी ग्रुप बनाते हैं, चाहे कुछ गैप छोड़ते हैं, तो उसमें भरना चाहिए ना, तो उसके भरने के लिए सब भर जाता है, ठीक है, फिलर मेटल का रूप में काम करता है। लेकिन इसमें तो गलता ही नहीं है, ठीक है, यानी यह खपत होता ही नहीं है, केवल आर्क बनता है, खपत नहीं होता है, तो उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना, उस गड्ढा को भरने के लिए फिलर मेटल अलग से उपयोग किया जाता है। तो यही है कि टिग वेल्डिंग में कौन सी का इलेक्ट्रोड उपयोग किया जाता है, टंगस्टन का, और नॉन कंज्यूमेबल होता है। ओके, चलिए आइए 36 नंबर, कौन आर्क लेंथ गहरी पेनिट्रेशन देता है, देखिए पेनिट्रेशन कौन आर्क लेंथ देगा। आर्क लेंथ आपको देखे होंगे कि आर्क लेंथ 3 प्रकार के होते हैं। आर्क लेंथ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉर्मल, या इसको मीडियम बोलते हैं, नॉर्मल या मीडियम। यह निम्मी बुक का आपको भाषा दिखाई दे रहा है, उसी में से है, नॉर्मल या मीडियम।
बहुत सारे लोग नॉर्मल और मीडियम को आपको करेक्ट नहीं बोलते हैं, सही नहीं बोलते हैं कि नहीं ये सही नहीं, लेकिन यही इसमें आपको करेक्ट कोई कोई बोल देता है, लेकिन करेक्ट नहीं। जब निम्मी कह रहा है नॉर्मल और मीडियम, तो हम मीडियम नॉर्मल या मीडियम आर्क लेंथ कहेंगे। दूसरा होता है शॉर्ट आर्क लेंथ, शॉर्ट आर्क लेंथ। और तीसरा होता है लॉन्ग आर्क लेंथ, लॉन्ग आर्क लेंथ। क्लियर? तो लॉन्ग आर्क लेंथ और शॉर्ट आर्क लेंथ। अब नॉर्मल में क्या होता है, ये कोर वायर का डाया होता है। देखिए आपको इलेक्ट्रोड देख लीजिए यहाँ पर, देखिए ये हो गया कोर वायर का डाया, कोर वायर का ये डाया हो गया, ये कोर वायर का डाया हुआ। ये फ्लक्स लगा हुआ है, फ्लक्स लगा हुआ। तो ये इलेक्ट्रोड का पूरा ये डाया नहीं, यहाँ डाया नहीं, ये डाया कोर वायर का डाया। तो कोर वायर के डाया से मान के चलिए 3 mm का इलेक्ट्रोड है, 3 mm का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो 3 mm का इलेक्ट्रोड है, तो ये जो है, ये जो आर्क, ये जो लेंथ हुआ, ये आर्क लेंथ हुआ, अगर 3 mm का है, 3 mm का है, ठीक है। तो 3 mm का है, इलेक्ट्रोड पर निर्भर करता है। अगर 4 mm का लीजिएगा, 4 mm का लीजिएगा, तो 4 mm का इलेक्ट्रोड होगा, यानी इसके इस डाया के इक्वल ही होना चाहिए आर्क लेंथ, तब वह नॉर्मल या मीडियम आर्क लेंथ कहलाएगा। क्लियर? अब आपका ये 4 mm का इलेक्ट्रोड है, यहाँ शॉर्ट आर्क लेंथ है, तो यहाँ पर 3 mm का अगर आर्क लेंथ हो गया तो 4 से कम हो गया ना, 4 से कम हो गया तो शॉर्ट आर्क लेंथ कहलाएगा। यानी 4 से कम हो जाएगा, यानी जितना mm का इलेक्ट्रोड हो, ये नहीं कि 4 हो, 3 हो, 2 हो या 5 हो, जितना mm का इलेक्ट्रोड होगा उससे अगर कम इसका लेंथ हुआ तो शॉर्ट आर्क लेंथ कहलाएगा। और इससे ज़्यादा हो गया, जैसे 4 mm का है, यहाँ 5 mm अगर आर्क लेंथ हो गया तो लॉन्ग आर्क लेंथ कहलाएगा। क्लियर? अब इसमें कह क्या रहा था, गहरी पेनिट्रेशन किस में होती है। देखिए जितना नज़दीक में होगा, जितना नज़दीक में आर्क लेंथ होगा, जितना नज़दीक आर्क बनेगा, उतना ज़्यादा हीट मेटल के आसपास बनेगा, पॉइंटली बनेगा। यानी उसमें क्या है कि यह नज़दीक रहेगा तो यहाँ पॉइंटली यहाँ पर हीट बनेगा। अगर यह दूर रहेगा तो यह हीट छितराएगा, ऐसे करके जो आर्क आएगा वह छितराएगा। ठीक है? तो नज़दीक में किस में होगा, नज़दीक में, सबसे नज़दीक में आर्क जो है बनता है तो वह किस में होगा, किस में होगा, सबसे नज़दीक होगा जो शॉर्ट आर्क लेंथ होगा, उसमें ज़्यादा नज़दीक में आर्क बनेगा मेटल पर। तो जहाँ ज़्यादा नज़दीक में आर्क बनेगा वहाँ पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा, वहाँ गलेगा मेटल ज़्यादा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शॉर्ट आर्क लेंथ हो जाएगा। शॉर्ट आर्क लेंथ 3 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे आपको ये समझना है। मेन चीज़ पहले यहाँ देखना है कि कोर वायर के डाया को लेना है। इलेक्ट्रोड के यहाँ निचला डाया नहीं, वो फ्लक्स कोटिंग किया हो रहता है, उसका नहीं, यहाँ का नहीं जोड़ना है, यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं, यहाँ का कोर वायर के डाया से जब इक्वल होगा, जब बराबर होगा तो आपको कहलाएगा नॉर्मल। कम होगा आर्क लेंथ तो कहलाएगा शॉर्ट। अधिक होगा कोर वायर के डाया से तो ये कहलाएगा लॉन्ग आर्क लेंथ। क्लियर? चलिए, तो पेनिट्रेशन किस में हो जाएगा, जो नज़दीक बनेगा आर्क वह उसका पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा। ओके, आइए कास्ट आयरन का प्रॉपर्टी। कास्ट आयरन का जो गुण कौन सा होता है, वह गुण जो है आपको, कास्ट आयरन तो जानते ही है, भंगुर होता है। क्लियर? भंगुरता कम करने के लिए कौन सा हम लोग उसमें पढ़े थे फर्स्ट बार में, टेम्परिंग, भंगुरता कम करने, इसका भंगुर हो जाएगा। इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट 1200 के आसपास होता है, 1200 के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब इसका हमें देख लीजिए, इसका जो कास्ट आयरन का जो है, कास्ट आयरन में ग्रे कास्ट आयरन होता है, ग्रे कास्ट आयरन। दूसरा वाइट कास्ट आयरन। तीसरा मेलेबल कास्ट आयरन। चौथा नोडुलर कास्ट आयरन। क्लियर? तो ग्रे कास्ट आयरन है, ग्रे कास्ट आयरन में 3 से 4% आयरन होता है। क्लियर? 3 से 4% आयरन होता है और यह सॉफ्ट होता है,
सॉफ्ट होता है। तो इसी को वेल्डिंग आप हो पाता है। वेल्डिंग किसको हो पाता है? यही वेल्डिंग हो पाता है, वेल्डिंग हो पाता है। क्लियर? माने ग्रे कास्ट आयरन को ही आप लोग वेल्डिंग करते हैं, सीधे कास्ट आयरन का वेल्डिंग करते हैं नहीं। उसमें जो कई टाइप होते हैं उसमें से केवल ग्रे कास्ट आयरन का भी वेल्डिंग करना आसानी है। और जो वाइट कास्ट आयरन है, मेलेबल कास्ट आयरन है, नोडुलर कास्ट आयरन है, तो यह जो है आपको ये वेल्डिंग नहीं हो पाता है। इसमें आपको नोडुलर में मैग्नीशियम मिलाया जाता है। ये हीट ट्रीटमेंट से बनता है, हीट ट्रीटमेंट। ये जो है हीट ट्रीटमेंट से बनता है मॉड्यूलर मेलेबल। ये जो है मैग्नीशियम यूज करने से होता है, मैग्नीशियम जब ऐड करते हैं मैग्नीशियम जब ऐड करते हैं तो नोडुलर कास्ट आयरन का निर्माण बनता है। मेलेबल जो है हीट ट्रीटमेंट से आपको मेलेबल बन जाता है। और ग्रे कास्ट आयरन में ये ध्यान रखना है कि 3 से 4% कार्बन होता है, 3 से 4% कार्बन होता है, 3 से 4% कार्बन होता है। और वेल्डिंग के लिए यह सूटेबल होता है, वेल्डिंग के लिए यह सूटेबल होता है। और यह भंगुर होता है। ये जो है वाइट कास्ट आयरन भंगुर होता है। भंगुर तो वो भी होता है, ये भी होता है भंगुर, लेकिन ये ज़्यादा भंगुर होता है। ठीक है, सभी में भंगुरता पाई जाती है, इसमें सभी में भंगुरता पाई जाती है, लेकिन इसमें ज़्यादा भंगुर होता है। तो इसमें जो है आपको ब्रिटलनेस की गुण पाई जाती है। ओके, चलिए आइए, हाउ मेनी टाइप ऑफ आर्क लेंथ। आर्क लेंथ हम लोग अभी थोड़ा देर पहले ही आर्क लेंथ हम लोग पढ़ लिए थे। तो आर्क लेंथ कौन कौन होता है उसके बारे में जानकारी मिल गया था। और आर्क लेंथ कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर? इसमें कोई समझाने की बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले बहुत अच्छी तरह से इस पर डिस्कस कर लिया गया था। ओके, इसको ये कर सकते हैं कि शॉर्ट आर्क लेंथ जो होता है वह किस में यूज होता है? तो रूट रन के लिए, रूट रन मारना हो शॉर्ट आर्क लेंथ यानी रूट रन सबसे पहला जो रन मारा जाता है शॉर्ट आर्क लेंथ का उपयोग किया जाता है। नॉर्मल के लिए नॉर्मल तो नॉर्मल के लिए कवरिंग रन यानी उसके बाद जो मारते हैं रन वह नॉर्मल से मारा जाता है। क्लियर? और लॉन्ग के लिए लॉन्ग जो है वह लॉन्ग आर्क रीस्टार्ट करने के लिए, आर्क रीस्टार्ट यानी अगर हमको आर्क रीस्टार्ट करना है, यानी जैसे कि आर्क टूट गया, ठीक है, जैसे वेल्डिंग करते करते आर्क टूट गया, तो लॉन्ग आर्क वहाँ पर उपयोग करते हैं, लॉन्ग आर्क का उपयोग करते हैं। उसके बाद क्रेटर भरने के लिए लॉन्ग आर्क का उपयोग करते हैं। क्लियर? जब क्रेटर भरा, जैसे क्रेटर किसको बोलते हैं? जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं और वेल्डिंग स्टॉप हो गया तो वहाँ पर क्या होता है? गड्ढा बन जाता है। तो क्रेटर जब भरना हो तो लॉन्ग आर्क का उपयोग करके हम उसका उपयोग करते हैं। तो नॉर्मल के लिए उपयोग होता है कवरिंग के लिए, शॉर्ट होता है रूट रन के लिए, लॉन्ग होता है आर्क रीस्टार्ट क्रेटर भरना, इस सब के लिए क्या होता है?